हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर आपका यूसीआई कराला लाइव में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार साइंस की क्लास लेके आ रहे हैं, उसमें फिजिक्स वाला पार्ट लगातार चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर किया था मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं इकाई। उसके बाद हम उसमें क्या है, लगातार जो भी क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो आज हम देखेंगे जो पीछे सवाल आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको लेकर आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आपके सामने ये सवाल है। तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। इसमें हिंदी में ही ज्यादा है क्वेश्चन सारे, लेकिन उसको हम बीच बीच में इंग्लिश में भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता को बोलते हैं रेजिस्टेंस, बोलते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या है, फैराड या जिसे फैराडे कहते हैं, दूसरा है वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम। तो 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। एम्पियर, ठीक है, यहाँ वोल्ट है हमारा, और ये क्या है, फैराड या फैराडे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोधकता को किस वर्ड से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, एम्पियर को ए से दिखाते हैं, वोल्ट को वी से दिखाते हैं, और फैराडे को किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो फैराडे किसकी यूनिट है, विद्युत आवेश की है। जो फैराडे है या चार्ज है, तो इसकी किसकी मात्रा यूनिट है, तो ये आवेश का मात्रक है, आवेश का है। और आपका वोल्ट मीटर किसका है, तो ये विभवांतर का है। एम्पियर किसका है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक है ये। ठीक है, ओम का आपको मिल ही गया। ओम का जो है क्या है, ओम प्रतिरोधकता का क्या है, ओम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, आपका ओम है। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन को देख लिया, लेकिन जो सवाल पूछ रहा है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, जिसको OHM बोलते हैं या आर से दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष है मतलब लाइट ईयर्स क्या है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट ईयर्स क्या होते हैं, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या है। तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। लेकिन हम सी और डी पर भी देख लेते हैं। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो हमने बात किया था 8 मिनट 18 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। तो ये भी जो है नहीं होगा। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो 6 फीट का जो आदमी होगा उसको नैनोमीटर में क्या होगा, 183 हो जाएगा उसका ऑप्शन। 183 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखते हैं। सवाल नंबर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला। कुछ इसमें फैक्ट भी हैं जिसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 4 है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश का मतलब हो गया लाइट, लाइट की इंटेंसिटी नापने में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नापने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी उपकरण को क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है,
तो देखो क्या है, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर और अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर किस काम आता है? तो अल्टीमीटर ऊंचाई नापने में आता है। अगर कोई पहाड़ की ऊंचाई नापना है, कुछ भी है, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगा या ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। लक्स मीटर जो है लाइट नापने में आता है, लाइट की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लक्स मीटर या आपका लक्स मीटर होगा। कैलोरी मीटर किसके नापने में आता है? तो ये ऊष्मा नापने में आता है, ऊष्मा की। एनीमोमीटर किसमें आता है? तो हवा की गति नापने के लिए होता है, ठीक है। तो हवा की गति या हवा की स्पीड नापने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर के। हवा की स्पीड या हवा की चाल नापने के लिए। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर से, लक्स मीटर होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा क्या है? राडार का उपयोग में आता है। राडार हमने पिछली क्लास में पढ़ा थे। राडार, सोनार, लेजर, मेजर, ये सारे उपकरण हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप देख के बताइए। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो आप बताइए राडार का, पहले बताइए राडार का पूरा नाम क्या होता है? राडार का पूरा नाम होता है, अगर इसका फुल फॉर्म पता हो जाएगा तो हम इसका सही जवाब भी बता देंगे। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या नाम होगा इसका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो राडार में हम रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि किसमें रेडियो तरंग की बात कर रहा है, किस ऑप्शन में रेडियो तरंग की बात कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राडार का इस्तेमाल हो जाएगा। क्योंकि वस्तुओं का पता लगाने में यहाँ भी लिखा है, पता लगाने में ये भी लिखा है, तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन होगा? प्रकाश तरंगों द्वारा, प्रकाश तरंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर हम रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं। राडार में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान देना है। रेडियो तरंगों का यूज या उपयोग किया जाता है राडार में, प्रकाश तरंग नहीं करते हैं। ध्वनि तरंगों को परावर्तित, तो ध्वनि तरंग का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है? रेडियो तरंगों का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो कोई भी वस्तु कहीं पर होगी जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो वहां पर हम राडार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। बादलों का पीछा करने में, तो ये भी नहीं होगा। बादल का पीछा थोड़ी, बादल तो हवा होता है, पानी होता है, हवा के साथ उड़ जाता है। तो राडार का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है दूसरा, सोनार। राडार का उल्टा क्या होता है? सोनार होता है। सोनार का भी क्या किया जाता है? वहां पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने में, लेकिन वो पानी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। इस बात से सोनार और राडार दोनों जो है क्या है? ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं का पता लगाते हैं। लेकिन सोनार में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, राडार में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। रिक्टर पैमाना नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर पैमाने में ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की गति नहीं होगा यहाँ पर,
ध्वनि की गति नापने के लिए नहीं किया जाता है। ध्वनि की गति नहीं होगा यहाँ पर। आप इसको देखें, यहाँ पर क्या है, ध्वनि की गति इसका सही जवाब नहीं होगा। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं कि ध्वनि कितनी तीव्र है। डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता नापने की जो इकाई है उसे डेसिबल बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने पिछले सवाल में किया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। रिक्टर भूमि तरंगों लहरों का आयाम, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। तो रिक्टर स्केल पर हम क्या नापते हैं, भूकंप जब आता है तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप नापने में या भूकंपीय तरंगों को नापने में, भूकंप का पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। तो इसमें आपको बताना कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो सेल्सियस, सेल्सियस से हम क्या नापते हैं, ताप नापते हैं। बिल्कुल है, सेल्सियस से टेम्परेचर नापने का काम होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर से विद्युत, RH गुणक से रक्त नापते हैं, रिक्टर पैमाना पर आर्द्रता नापते हैं। तो देखो अभी, तो ये विद्युत किलोवाट आवर ये भी सही है, ये भी सही है। RH गुणक से रक्त नापते हैं, रक्त मतलब होता है RH फैक्टर होता है, ये RH फैक्टर होता है। इससे पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है हमारे शरीर में, तो ब्लड से रिलेटेड है, रक्त से संबंधित है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन लिखा है रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना से आर्द्रता नहीं नापते हैं। रिक्टर पैमाना से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं। भूकंप की तीव्रता, कहीं लहर आती है, भूकंपी तरंगे आती हैं, तो उसकी लहर कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, तो उस पर रिक्टर नापते हैं, आर्द्रता नहीं नापते हैं। आर्द्रता का मीनिंग क्या होता है, आर्द्रता का मतलब नमी होता है। जैसे देख रहे हैं आप, रात को शाम के समय होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि ओस की बूंदें वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आर्द्रता नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आर्द्रता नापने। आर्द्रता मतलब समझ में आ गया, नमी। वायुमंडल में जो नमी होती है, उमस होती है, जिसको उमस कहते हैं, वो नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही सुमेलित नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन मैच नहीं है, कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो यही मैच नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप एक एक सवाल करिए, सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की श्रृंखला है ये। अब आप देखिए, सुमेलित कीजिए, मैच करना है आपको। इधर ABCD दिया हुआ है, इधर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो और आपको देख करके 4 ऑप्शन है, इस पर टिक करना है। ठीक है, तो भूकंप किसमें नापते हैं, भूकंप मतलब अर्थक्वेक, तो उसको सीज्मोग्राफ से नापा जाता है। भूकंप को किसमें नापते हैं, सीज्मोग्राफ से नापते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, तो हमने ये मिला दिया। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, भूकंप को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इंग्लिश में भी मिल गया, हिंदी में भी मिल गया। तो एक बार मिला दीजिए आप, हमने सारे ऑप्शन को मिला दिया। 1 का 2, 1 का 2 देखो, A में भी है, B में भी है, C छोड़ के D में भी है, तो ये नहीं तय कर सकते हैं। B ऊंचाई जो है अल्टीमीटर,
बी का 3 3 3 3 सारे में है, तो ये वाला भी मुश्किल हो रहा है। सी का एक, अब यहाँ देखिए सी का एक ही ऑप्शन में है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा हम ऑप्शन नंबर ए पर चले जाएंगे। ठीक है, चूंकि डी का 4 है, सी का 1 है, ए का 2 है, बी का 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप सारे देख लीजिए कौन सा उपकरण किसको नापने में इस्तेमाल होता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब समझ पा रहे हैं आपको, नमी, वायुमंडल में नमी कितना है। मान लो एक कोई जगह ए है, दूसरी कोई जगह बी है, यहाँ पर नमी कितना है और बी पर नमी कितना है, उसके बीच का जो रेशियो है, उसके बीच का जो अनुपात है, वैसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे बोला जाएगा ए जगह पर नमी कम है और बी पर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा और कम का जो डिफरेंस नापते हैं उसी को हम आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, जल का घनत्व नापते हैं, वो नहीं होगा ऑप्शन में। हाइग्रो मतलब क्या होता है, नमी होता है, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं, विभवांतर नापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता नापते हैं कि दूध का सैंपल जो है उसमें कितना पानी है, कितना फैट है, ये सारी चीज किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता किसमें नापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक है ना, इसमें लगभग फिजिक्स में जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसमें, ये हाइग्रो होगा, हाइग्रो, हाइग्रोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, अभी हमने किया, स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं होगा, ऑडियोमीटर भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं ऑडियोमीटर, AUDIO, ऑडियोमीटर। ठीक है, तो ऑडियोमीटर से आवाज नापते हैं, ध्वनि नापते हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, नमी पूछ रहा है, हवा में आर्द्रता। तो हवा में आर्द्रता नापने के लिए तीसरी बार आ चुका है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। वायुमंडलीय दाब को नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब दाब नापने के लिए देखो, हाइड्रोमीटर होगा नहीं, वो जलगम, मैनोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। यहाँ पूछ रहा है हमसे दाब, क्या पूछ रहा है, दाब, कौन सा दाब पूछ रहा है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, नमी नापते हैं, नमी या आर्द्रता नापते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अभी हम कर चुके पीछे। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, मैनोमीटर से गैसों का दाब नापते हैं। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व नापते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, दाब नापते हैं। कौन सा दाब नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का उपकरण का नाम क्या है, बैरोमीटर है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल हमारे 11 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल करेंगे तो आगे जो है आपके सवाल बढ़ते चले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सीज्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सीज्मोग्राफ की रिकॉर्डिंग क्या करता है, तो ये बताना है। सीज्मोग्राफ, तो चाहे आप सीज्मोमीटर बोलें या सीज्मोग्राफ बोलें, सीज्मोमीटर से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं, सीज्मोमीटर। ठीक है। सीज्मोग्राफ, हृदय की धड़कन नहीं, हृदय की धड़कन नहीं। वायुमंडल का दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। ये हमने अभी नोट कर लिया है। ठीक है। भूचाल, भूचाल मतलब क्या होता है? भूचाल मतलब होता है भूकंप। क्या होता है? भूचाल को हम भूकंप बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं है तो कट गया। हृदय की धड़कन किससे नापते हैं? वो नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। SPHY स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस स्फिग्मोमैनोमीटर से हृदय की धड़कन नापते हैं। वायुमंडल का ताप बैरोमीटर से नापते हैं। हमसे पूछ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा है, भूकंप। तो सीधा सीधा हम इसी पर टिक कर देंगे। भूचाल या भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? सीज्मोग्राफ में। तो सीज्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिससे भूकंप की जितनी भी गतिविधियां होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है। फिर वही सवाल आ गया, रिपीटेड सवाल है। तो वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्या नापते हैं? बहुत छोटी वस्तु का, बहुत छोटी वस्तु का आकार नापने के लिए, वस्तु का या वस्तु की नाप नापने के लिए होता है। और वस्तु की नाप कितनी होती है? वो 10 की घात -9 मीटर के बराबर होती है, जिसे को नैनोमीटर कहते हैं। तो बहुत छोटी वस्तु की नाप नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? नमी। हाइड्रोमीटर जल घनत्व। तो वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है, बैरोमीटर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 13 है, हमें सवाल नंबर 14 पर जाना है। हाँ, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का अपेक्षित घनत्व मतलब प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता। क्योंकि दूध के अंदर फैट कितना है यही पता लगाया जाता है उसमें। तो ये है हाइड्रोमीटर, ये नहीं होगा बेटा। बेटेरोमीटर ये भी नहीं होगा। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? ताप नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, गर्मी नापते हैं। तो सीधा क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता पूछा जाए या दूध का अपेक्षित घनत्व पूछा जाए, उसमें सब में क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर हो जाएगा। लैक्टोमीटर से ये पता लगाया जाता है कि उस दूध में फैट कितना है। अगर पानी ज्यादा मिला देंगे, फैट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, वसा कम हो जाएगी, तो बता देगा कि दूध में ये चीज मिलाई गई है, तो इससे जो है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सर तुम देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर दो सूची दी हुई है, दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में कोई उपकरण है, कोई ऑपरेटर से इंस्ट्रूमेंट है, और लिस्ट सेकंड में उससे क्या नापा जाता है वो आपको मैच करके यहाँ पर इसका जवाब देना है। ठीक है। तो आप देखें, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर लक्स मीटर है, कैरेटोमीटर है, स्फिग्मो मैनोमीटर है, और स्टेथेस्कोप है। स्टेथेस्कोप देखते होंगे जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसे आला कहते हैं। तो उससे नापते क्या है? उससे जो है हम हृदय की ध्वनि नापते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, कि हार्ट की साउंड। तो हार्ट का साउंड पता करने के लिए, हार्ट साउंड या हृदय की ध्वनि पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप नापते हैं। रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट साउंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब या रक्तचाप, इसको दाब भी बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब बोलते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कैरेटोमीटर। कैरेट होता है, चूंकि सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, तो इसलिए उसमें कैरेटोमीटर होता है। तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए हम कैरेटोमीटर का उपयोग करते हैं। अब आप देख लेते हैं किस ऑप्शन में यह चल रहा है। तो A का 3, तो हमारे पास सीधा एक ही ऑप्शन देखने से पता चल गया। A का 3, B का 4 और C का 2, D का 1। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं था। तो इस तरीके से हमारा सवाल पूरा हो गया। ठीक है, रक्त दाब नापने का, रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने का उपकरण कौन सा है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अभी हमने देखा, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। तो टैकोमीटर नहीं होगा, स्फिग्मो, ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। एक्टीमीटर, बैरोमीटर, ये भी नहीं होगा। सीधा जवाब क्या हो जाएगा? ये सारे सवाल अब क्या हो रहे हैं हमारे बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापते हैं। फिर हमें क्या सुमेल कीजिए, मिलाना है। फिर अब देखो यहाँ पर वही चीज आ गई पहले वाले जैसे। ये लिस्ट ABCD है और ये 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ABCD हमको यहाँ पर करना है, 1 2 3 4 इसके सामने करना है। एम्पियर है, वॉट है, वोल्ट है, कैलोरी है, जूल है। तो विद्युत धारा है, सामर्थ है। सामर्थ को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, सामर्थ क्या बोलते हैं? पावर। इसको बोलते हैं वर्क, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारा क्या है? हीट है। तो विभवांतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो वाट क्या है? वाट से पावर नापते हैं, या पावर की यूनिट क्या है? वाट है। एम्पियर से क्या नापते हैं? वोल्ट। एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पर। कैलोरी से क्या नापते हैं? ऊष्मा नापते हैं। यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ क्या है? ABCD है। अच्छा, इसमें भी है, इसमें भी 5 है, ABCDE। ठीक, लेकिन हमें जो है ऑप्शन में ABCD दिया हुआ है, तो आपको इसमें एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 4 ही करना पड़ेगा। 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, तो यहाँ 4 कैसे आएगा? तो 4 को कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम। एक ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, फिर भी हम चलो इसमें 4 ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, ABCD चल लेते हैं, और यहाँ पर वॉट का मात्रा क्या है? शक्ति है। वोल्ट क्या है? विभवांतर है। कार का मात्रा क्या है? जूल है। ठीक है, एक हमारा एम्पियर बच रहा है, इसको हम काट के क्या कर देते हैं? विद्युत धारा कर देते हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन ABCD में भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो B का 4, तो देखो B का 4 किसी में नहीं है, इन 4 5, लेकिन यहां पर भी तो नहीं है ना सर। हाँ ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ऑप्शन यहाँ पर मत देखिए। जैसे इधर मैं बना देता हूँ ऑप्शन, यहाँ पर है जूल, फिर है हमारा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और फिर क्या है? वॉट है, वोल्ट है। ठीक है, मैं आपको सबके सामने उसका आंसर लिख देता हूँ, ताकि जो है आपको इसमें दिक्कत ना है। कैलोरी। ठीक, अब देखिए जूल क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ हम कार्य लिख देंगे। एम्पियर है तो यहाँ हम धारा लिख देंगे। ठीक है, ये सही है। वॉट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सामर्थ्य लिख देंगे। सामर्थ्य या शक्ति, यहाँ शक्ति भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक,
और वोल्ट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ विभवांतर हो जाएगा, मतलब ये क्या है इनकी यूनिट। और कैलोरी में क्या लिख देंगे, ऊष्मा लिख देंगे, ठीक है। तो आप जो है ये जो ऑप्शन है आप इसको देख करके नहीं, इस पे तो नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन बने हुए हैं आप इसके सामने आप इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी, ये सारे के सारे क्या हो गए, सही हो गए। तो किससे क्या नापा जाता है वो हमने यहाँ पर सही कर दिया, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक है, समझ में आ गया सबको। 5 इधर दिए हुए हैं और 5 इधर दिए हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन में थोड़ा मिल नहीं रहा है, ये थोड़ा सा इसमें आ गए। बाकी ये चीज आपको यहाँ पर सामने हमने लिख दिया यहाँ पर, तो आप इस पर ध्यान न दें, ये वाला चीज देख लेंगे तो आपको सब, कार्य का मात्रक जोर, धारा का मात्रक एम्पियर, सामर्थ वॉट, सामर्थ वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, मिल गया, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एम्पियर मापने की क्या इकाई है, ठीक है। तो 18 देख लेते हैं, 18 क्या कह रहा है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर वोल्टेज नहीं होगा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर, तो सीधा क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। प्रतिरोध को किस में नापते हैं, इसका यूनिट क्या है, ओम। रेजिस्टेंस, पावर, पावर को शक्ति बोलते हैं, इसको किस में नापते हैं, इसको नापते हैं वॉट। वॉट नापते हैं या WA नापते हैं। तो 1 किलो वॉट आवर होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, एक स्मॉल के होता है, W कैपिटल होता है स्मॉल। ये लिखने का सही तरीका है कि स्मॉल के कैपिटल W स्मॉल एच, 1 किलो वॉट आवर। तो 1 किलो का क्या मतलब हुआ, 1 किलो का मतलब हो गया 1000, 1000 हो गया। वॉट आवर का मतलब क्या हो गया, वो आवर, आवर का मतलब हो गया घंटा, और घंटा किसमें होगा, 60 गुणे 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 60 गुणे 60 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 गुणे 3600, ठीक। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, 6 छंग 36, तो 1000 गुणे 3600, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 वाट लिख सकते हैं। ये जो है जो बिजली किलोवाट आवर में नापी जाती है, तो 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है, वो 3.6 10⁻⁶ वाट इतने के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 यूनिट जो बिजली खर्चा होते है उसकी यूनिट ये होते हैं, उसी को हम 1 किलो वॉट आवर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। तो रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पियर नापने का सही क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियो फोन नहीं होगा, एनीमीटर नहीं होगा, एनीमीटर नहीं होगा, क्रोनोमीटर नहीं होगा, एनीमीटर, ऑडियो फोन नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, जैसे दूध की तीव्रता नापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए होता है, वैसे ये भी हो जाएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पावर हाउस से लेकर, पावर हाउस मतलब होता है जो NTPC होता है, NTPC में बिजली क्या होती है, बजाई बनाई जाती है। यहाँ पर बिजली क्या होती है, पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है। तो बिजली पैदा की जाती है, यहाँ से बिजली जो भेजी जाती है, रास्ते में जो बिजली खर्च हो जाती है, जिसे लैंड लॉस कहते हैं, वो किसी काम नहीं आती, उसी को ह्रास कहते हैं। तो ह्रास मतलब होता है लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में जो लॉस होती है बिजली,
उसे मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, तो ये बात गलत है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, बचत की जाती है ये भी नहीं है, उपभोग की जाती है वो भी नहीं है, जो उत्पादित की जाती है उसे बोला जाता है मेगावाट। और मेगा में क्या लगाते हैं बेटा, मेगा में लगाते हैं 10⁶। ये आपको याद होगा, जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो 10⁶ मेगा लगाते हैं। इसका मेगा मतलब होता है, अगर 10⁻⁻6 हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, माइक्रो हो जाता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो मेगा मतलब बड़ा, 10⁶ पावर हो जाती है 10⁻6, 10⁻⁻6 होती है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रोमीटर हो सकता है, माइक्रोलीटर हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है। तो उसी तरीके से बिजली जो पैदा की जाती है उसको मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट ऐसे नापा जाता है। किलोवाट तो 10⁻3 होता है, लेकिन मेगावाट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए बिजली जो पैदा की जाती है उसको हम मेगा में नापते हैं और उसके आगे वाट लगा देते हैं तो मेगावाट हो जाता है, ठीक है। तो मेगावाट का मीनिंग यही होता है कि जितनी बिजली पैदा की जाती है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। आविष्कार का मतलब होता है किसने इसका इन्वेंशन किया है। एक्स किरणें जो है, जो एक्सरे में इस्तेमाल होती हैं वही है एक्स किरण। हड्डी टूट जाती है मेडिकल फील्ड में या किसी बिल्डिंग के अंदर क्रैक पता करने में किया जाता है। तो जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उसका एक्सरे करने में, बिल्डिंग का क्रैक पता करने में एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन्होंने उसका आविष्कार किया है उसका नाम ये पूछ रहा है, तो उसका नाम जो है रदरफोर्ड है, मैक्सवेल है और टोरसेली है। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया था, वो तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था, नाभिक के बारे में, नाभिक या न्यूक्लियस के बारे में, कि जो एटम के अंदर एक खाली जगह होती है जहां पर एटम का सबसे अधिक भार केंद्रित होता है, उसको उन्होंने नाभिक कहा। और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो किसी भी परमाणु का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो वो नाभिक में होता है, ठीक है। एक्सरे की खोज जिसने किया था उनका नाम है रॉयंटजन। क्या नाम है, रॉयंटजन नाम है। इसका नाम एक्सरे क्यों रखा गया, जबकि इसकी खोज की गई थी तो रॉयंटजन को कोई नाम नहीं सूझा, उस समय नाम कुछ नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा, तो इसलिए उस किरण का, उस विकिरण का, उस रेडिएशन का नाम उन्होंने एक्स रख दिया। और तभी से फिर ये क्या हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है। तो एक्सरे का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हम कोई वैल्यू लेते हैं मैथ में करते हैं किसी में, तो कहते हैं माना कि इसकी वैल्यू एक्स है, तो माना कि वो कोई किरण है जिसको क्या है, एक्स है, इसीलिए इसका नाम एक्सरे हो गया। महासागर में डूबे हुए वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम बात किए थे पानी के अंदर सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के बाहर कोई वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम राडार का इस्तेमाल करते हैं। तो राडार और सोनार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राडार, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, अभी हम लिख चुके हैं कई बार। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। सोनार जो है महासागर के अंदर कोई पनडुब्बी है, कोई जहाज है, डूब जाएगी या कोई भी वस्तु है जो बड़ी वस्तु है, तो पता लगाने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया मिलाने वाला। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु की चाल नापते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है। एनीमोमीटर से एयर की स्पीड नापते हैं। अमीटर, अमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, सही है। टैकियोमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो पायरोमीटर जो होता है, पायरो, ये शब्द कहाँ से आया, पायरो से आया, पायर से आया है। कहाँ से आता है, पायर। पायर मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान होता है।
तो फायर मतलब चिता भी होती है, जो डेड बॉडी जलाई जाती है उसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको फायर बोलते हैं। तो पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, ये भी सही जवाब है। टैकियोमीटर दाबांतर ये नहीं होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है सही क्या, कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र राय या प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका सही जवाब होगा। जगदीश चंद्र बोस नहीं होगा। जगदीश चंद्र बोस ने तो पौधों के बारे में बताया कि पौधे जो है अपनी स्पीड कैसे, पौधों के अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो पौधा एक समय के बाद दूसरे समय के बाद लंबाई में बढ़ता है, पौधों के अंदर संवेदनशीलता होती है, पौधों को कुछ सुनाया जाए अच्छी चीजें तो उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाती है। पौधों के सामने शोर किया जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ या वृद्धि अच्छी नहीं होती है। ये जो यंत्र का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, जेसी बोस बोलते हैं। पौधों के अंदर जो भी संवेदनशीलता की बात है वो सब जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया जाए। चंद्रशेखर वेंकट रमन नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो उपकरण बनाया था जगदीश चंद्र बोस ने, उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल जो है पौधों के अंदर पौधों की वृद्धि नापने के लिए किया जाता है, कि पौधे वृद्धि कैसे करते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, ये सारा साइंटिफिक होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, ये हमको बताना है। 1 किलोमीटर क्या 100 मीटर के बराबर होता है, नहीं। 1 किलोमीटर क्या 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, नहीं। 100 सेंटीमीटर, नहीं। तो सीधा जवाब क्या होगा, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो आज आप देख रहे होंगे जो आप ये ऑप्शन है, ज्यादातर सवाल को आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सब सवाल जो यूनिट है हम पहले कर चुके हैं। बल का क्या मात्रक है, बल का मात्रक हमको बताना है। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो पहला है फैराडे, दूसरा है फर्मी, तीसरा है न्यूटन, चौथा है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड तो साइंटिस्ट का नाम है, ये मात्रक नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक फॉर्मूला होता है P=F/A। F क्या है, बल है, और A क्या है, एरिया है। एरिया मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है। प्रेशर से इसका क्या संबंध है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका, प्रेशर का। दाब का मात्रक क्या हो जाता है, तो दाब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जितना लगाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। एरिया पर ऐसा नहीं होता है। एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हम एक पैर पर चले तो जमीन पर दाब ज्यादा लगेगा, 2 पैर पर चलेंगे तो जमीन पर प्रेशर कम लगेगा, बैठ कर चले, लेट कर चले, लुढ़क कर चले तो प्रेशर क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये P=F/A, ये अब हम आगे पढ़ेंगे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, फर्मी नहीं होगा, फैराडे भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, इसमें हमको बताना है। इसमें देखो माइक्रोन, ये होता है माइक्रोन होता है।
माइक्रोन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट पहले, ये नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻9 मीटर होता है। मैंने बताया ना 1 मीटर है अगर हमारे पास, 1 मीटर में अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, माइनस में चलते जाएंगे, तो वो वैल्यू जो है उतनी ही छोटी हो जाएगी। माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है या माइक्रोमीटर होता है। तो जितना वैल्यू माइनस में होगा उतना वो छोटा होगा। अब आपको इसमें बताना है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी मीटर, एक होता है पिकोमीटर, 10⁻⁻12 होता है, अभी मिलेगा हमें। तो फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो बताओ भाई, जिसमें सबसे ज्यादा माइनस चार्ज होगा वही यूनिट क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। तो एक बार सोच के बताइए, ये जो है सबसे छोटी यूनिट कौन होगी? इसमें सबसे ज्यादा माइनस इसमें किसमें लगा हुआ है? तो सबसे छोटा हो जाएगा वो। एंगस्ट्रॉम होगा, नैनोमीटर होगा या माइक्रोन होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे छोटा है, 10⁻⁻15 में जा रहा है। ठीक है। और बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज जो है माइक्रोन में होता है, हमने बताया था आपको। बैक्टीरिया वायरस का रेंज इसी में होता है। जो एक्सरे होती है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जो नापी जाती हैं, वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती हैं। तो ये उससे छोटा हो गया। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस कहाँ होता है? ये एटम है बेटा, ये एटम है। एटम बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस क्या होता है? और छोटा होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ है? तो ये सेंटर पावर, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। एटम का साइज तो बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसका रेंज कितना है? इतने के बराबर है। चल, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? अच्छा, ये तो हमने कर लिया अभी। विल्हेम गॉन्जन ने आविष्कार किया था एक्सरे विद्युत मीटर। तो इनका नाम हमारा होता है रॉयंटजन। क्या नाम होता है इनका? रॉयंटजन, विल्हेम रॉयंटजन, ROENTGEN, रॉयंटजन। अभी हमने किया है, रॉयंटजन ने किसकी खोज किया था, किसका आविष्कार किया था? रेडियो का नहीं, विद्युत बल्ब का नहीं, एक्सरे मशीन का नहीं। हाँ, यही हो जाए, एक्सरे मशीन की खोज किया था। विद्युत मोटर का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक्सरे किरण बोला जाए या एक्सरे मशीन बोला जाए, विल्हेम रॉयंटजन ने किया था। ठीक है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो होता है ना, जो वायुमंडल में ओजोन की लेयर होती है ना, ओजोन की परत, ओजोन की परत कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। तो सबसे नीचे वाला मंडल कौन है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर मौसम बिल्कुल शांत रहता है, कोई बादल नहीं, कोई झंझावत नहीं, कोई धूल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई आंधी तूफान, सब क्या होता है? बिल्कुल कुछ नहीं होता। वहां पर मौसम बिल्कुल शांत रहता है, वहां का टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है। तो उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसी समताप मंडल के ठीक ऊपर ओजोन मंडल होता है। तो यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल के। ऐसे यहाँ पर है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। ये हमें बताने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोलते हैं डॉप्सन। आपको पता है ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और शोषित कर लेते हैं, जिससे धरती पर नहीं आते हैं। धरती पर हम लोग पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जानवर मनुष्य, जिसको उस हानिकारक विकिरण से उसकी सुरक्षा होती है। तो ओजोन लेयर एक तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर है। ये बात को आपको ध्यान रखना है।
तो ओजोन परत की मोटाई नापने में हम डॉप्सन इकाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शन को क्या करना है, हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। रेडियम है, पेंसिलिन है, एक्सरे है, चेचक है। देखो एक्सरे की बात हमने किया था अभी, डब्ल्यू के रोएंटजन। तो डब्ल्यू के रोएंटजन जो है एक्सरे के आविष्कारक हैं, तो एक्सरे को हम कर देंगे इस पर। पेंसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से किया था? फंगस फफूंदी से। तो सबसे पहले खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि पेंसिलिन क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। कहाँ से तैयार किया? पहली बार फंगस से। फंगस मतलब फफूंदी या कवक, आप कवक बोले या फफूंदी बोले, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहते हैं। तो पेंसिलिन एक प्रकार की क्या है? एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक दुनिया की वो कौन है? पेंसिलिन है। तो ऑप्शन नंबर बी का 1 हो जाएगा। फिर चेचक, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किया था। चेचक की बीमारी होती है जो वायरस से होने फैलती है। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है? रेडियम, जिसको मैडम क्यूरी ने खोज किया था। तो ऑप्शन देखिए ए का 2, ए का 2, 2 ऑप्शन में, ए और बी में। फिर बी का 1, बी का 1 सिर्फ एक में है, तो ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन हमारा नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमको इसी में मिल गया। ठीक है, चलते हैं। पायरोमीटर निम्नांकित में के नापने के लिए किया जाता है। पायरो अभी बता चुके हैं। पायरो, पायरो का क्या मतलब होता है? पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। हाई टेम्परेचर नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे हैं, वायु दाब नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगा, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रेक्टर स्केल। ठीक है, उच्च तापमान पायरोमीटर, यही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर। और वायु नंबर क्या नापते हैं वायु दाब से? वो है बेटा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं। पारिस्थितिक दबाव मतलब होता है इसे वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या नापते हैं ये बताना है आपको। ये लिखा है बार, नॉट, जूल, ओम। ओम तो बेटा क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा या प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध नापते हैं हम इससे। जूल, कार्य का मतलब जूल हो जाएगा, कार्य नापते हैं इससे। नॉट जो समुद्री दूरी होती है या समुद्री जहाज की गति नापते हैं ना, उसको नॉट में नापते हैं। समुद्री जहाज की गति नापने के लिए, या जहाज बोल दीजिए सिंपल, ऐसे भी बोल सकते हैं। बार जो बसता है वो क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने सवाल किए, और पिछले लेक्चर में आपने देखा उसमें बहुत सारा नापने की इकाई के पास सारा हमने कवर कर दिया था। उससे रिलेटेड ही ये भी यूनिट का ही चैप्टर है, सारा यूनिट है। तो इसको आप जो है देखना, आप अगर इसमें कोई डाउट हो बेटा तो आप हमें बताना बेटा। हमने इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सारे पैमाने, सारे मीटर एक ऑप्शन और क्वेश्चन के फॉर्म में इसमें कर दिया जाए, ताकि जो है आपको ये सहूलियत हो। और इसको एक बार अपनी कॉपी में, नोट्स में इसे बना लेना, ताकि जो है आपको ये समझने में आसानी हो। तब तक के लिए बेटा सारे लोगों को धन्यवाद।